बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, दुनिया भर के लोग कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद हैं। WHO ने इस मर्ज की जो बुनियाद पर जो तशवीश का इजहार किया है और ये कहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं जिनका असर इसके बर्ताव पर पड़ सकता है। ओमिक्रॉन के बारे में अभी भी काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल है और इसकी मुंतकिली, शिद्दत और दोबारा इन्फेक्शन का जो ख़तरा है उसके ज़्यादा रहने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा तहकीक की जा रही है। और जब भी कोई वायरस बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा है और मुतादिद इन्फेक्शन का बायस बन रहा हो तो वायरस के जनियाती तौर पर तब्दील होने का इम्कान भी बढ़ जाता है। वायरस को फैलाने के जितने ज़्यादा मौके होंगे उसमें तब्दीलियों के उतने ही ज़्यादा मौके होंगे। ओमिक्रॉन जैसी नई किस्में एक किस्म की याद दहानी है कि कोविड एक वबाई मर्ज ख़त्म होने से बहुत दूर है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन और इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल करते रहें, जिसके अंदर हम जो SOP की अगर बात करें तो समाजी फासला है, मास्क पहनना है, हाथ बाकायदगी से धोना है, घर की जगहों को अच्छी तरह से हवादार रखना है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी याद रखने वाली है कि मुल्क भर में बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी से भी हमने अपने आप को ऐसे ही महफूज रखना है जैसे कि कोरोना और ओमिक्रॉन से। इब्तदाई नताइज से मालूम हुआ है कि ओमिक्रॉन अपने पेरेंट कोविड-19 से कम नुकसानदेह है, लेकिन अभी तक इस पर काम हो रहा है और किसी भी किस्म की हतमी रिपोर्ट या फैसला आने तक हमें यही चाहिए कि हम अपने डॉक्टर्स की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना जो है वो शुरू कर दें। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर PM में। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया। जवाद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और डॉक्टर कैसर सजाद साहब भी हमारा साथ दे रहे हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर सलमा नवीद साहिबा हमारा साथ दे रही हैं, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर जवाद साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करूंगा और जानना चाहूँगा कि क्या सूरत हाल है सर इस ओमिक्रॉन के हवाले से, किस तरह से बचना है हमने, कोई नई एहतियाती तदाबीर हैं या हमें दोबारा से वापस उसी चीज़ पे आना है जिसको हम एक दफ़ा तो लगता है कि आवाम फिर से भूल चुकी है। बहुत शुक्रिया उसामा साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने का। सर हमारे लिए इससे बचना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये पहले की निस्बत अब 4 गुना ज़्यादा आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान को लग रहा है। लेकिन हमारे पास बचाव के तरीके भी हमारे पास अब क्लैरिटी में आगे हुए हैं और उसमें से नंबर 1 ये है कि अगर हम ताज़ा हवा का यकीनी गुजर बनाएं अपने कमरों के अंदर, जो दफातर है जहाँ पे दूसरे लोग आके आपसे मिलते हैं, तो हम इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इनडोर मास्क ज़रूर पहनना है और ये 2 चीज़ें आप कर ले तो आप काफ़ी हद तक इससे बच जाएंगे। अब प्रॉब्लम एक और इसका साथ ये आया हुआ है कि लोगों के जहन में ये आ गया है कि ये इतना सख्त नहीं है और ये माइल्ड सिम्टम्स क्रिएट करता है। इनिशियल डेटा बिल्कुल सही है कि ऐसा ही आया है, लेकिन वो इंतहाई नाकाफी अभी इंफॉर्मेशन है। अभी हमारे पास जो वसूख के साथ ये राय नहीं पहुंची। तो अब अगर ये बेशक माइल्ड डिजीज हो या हल्की फुल्की बीमारी हो, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को लगेगी तो तादाद उन लोगों की जिनको अस्पताल में जाना है वो बढ़ जाती है, बेशक ये एक माइल्ड डिजीज हो। तो इस वजह से इस वक्त, और दूसरी एक इसमें खतरनाक बात जो है वो इसके अंदर इम्यूनिटी एस्केप या इम्यूनिटी एवेजन है। इसका मतलब है जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है या जिन लोगों ने वैक्सीन करवाई हैं उनको भी ये दोबारा लग सकता है। इसी वजह से बैरूनी ममालिक के अंदर तीसरी बूस्टर डोज के लिए वो रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अपनी 2 डोजेस लगवाई हुई हैं वो फौरी तौर पर तीसरी डोज लगवाइए, क्योंकि तीसरी डोज से काफी आपका बचाव हो जाएगा। और उसके साथ वही एहतियातें, खिड़कियां दरवाजे खुले रखे, दफातर के घरों में अंदर आप घर वाले हैं तो बेशक आप उसी तरह, सर्दियां है आराम से जिस तरह रहते हैं वैसे रहे। लेकिन जब भी आपके घर में या आपके दफातर में दूसरे लोग आते हैं तो ये आपने एहतियात करनी है। उसके साथ मास्क के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि हमें बेहतर मास्क करना पड़ेगा। वो ढीले ढाले जो मास्क थे वो इसके ऊपर इतने नहीं चलेंगे क्योंकि ये इन्फेक्शियस 4 टाइम्स है। तो इस वजह से या तो 2 मास्क लगाइए या KN95 जिसे मास्क कहते हैं उसको लगाइए। लेकिन जौन सा भी मास्क लगाइए वो इंश्योर करिए कि आपके नाक के ऊपर वो बैठा हुआ हो। अक्सर लोगों के गिरे हुए होते हैं मास्क, नाक बाहर निकला होता है, तो उससे बेहतर है कि वो लोग मास्क उतार दिया करें, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो ये एहतियातें करेंगे तो इंशाल्लाह हम ये सर्दियों का जो मौसम है वो अच्छे तरीके से निकाल सकेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि क्या फोर्स कर रही हैं, इसकी शिद्दत या इसके फैलाव को बढ़ता हुआ देख रही हैं आप, कहीं फिर से खुदा न खास्ता
सिचुएशन वो तो नहीं बनेगी जो हम गुज़िश्ता 2 सालों से फेस करते चले आ रहे हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, अभी हमारे साथ बहुत अच्छी बात की साहब ने, इसी के कनेक्शन में अगर हम देखें अपनी टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान की, तो 227 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उसमें से अब तक अगर अंदाजा लगाएं तो 52 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को फुली वैक्सीनेट कर दिया है। उसमें से बचे हमारे 82 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने कहीं या कहीं जो है वो पार्शली वैक्सीनेटेड है, एक डोज लगाया है, दूसरा नहीं लगाया है, या दोनों नहीं लगाए, इस तरह से कुछ तीसरा डोज बूस्टर नहीं लगाया है। उन लोगों में खुसूसन तौर पे ओमिक्रॉन के जो खदशात हैं बढ़ने के वो ज़्यादा हैं। हाँ जी, ऐसा भी है कि डेफिनेटली वैक्सीनेशन जो है वो पूरी तरह आपको प्रिकॉशन नहीं दे रही, लेकिन डेफिनेटली वो सिम्टम्स या साइंस है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन दे रही है। अब एक बात जो उन्होंने बहुत अच्छी की, मुझे अच्छी लगी, कि अब वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन पूरी करा ली वो बूस्टर के लिए रेडी हो जाए। तो येस डेफिनेटली, क्योंकि ये एक ऐसा मैं बताऊंगी म्यूटेटेड वेरिएंट है जिसे कहते हैं कि अगर डेल्टा दो अगर गुना बहुत ज़्यादा तेज था बाकी वेरिएंट से, तो ये 10 गुना, इसे कहते हैं 10 टाइम्स म्यूटेशन इंक्रीमेंट में है। यानी कि इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, या मैं कहूंगी इसकी जो फैलाव है वो बहुत तेजी से है। तो यस, पाकिस्तान के अंदर आज की न्यूज में भी देखा गया है कि जी बलूचिस्तान के अंदर भी केसेस जो है वो 30 तक जो है ना रिपोर्ट किए गए हैं। ये शुरू डेफिनेटली हुआ था सबसे पहले, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर 9 नवंबर पे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला केस जो था वो 8 दिसंबर को डिटेक्ट हुआ था, जो कि अब उस पर कंफर्मेशन नहीं थी, और फिर अल खान यूनिवर्सिटी के अंदर वो केस आया और 13 दिसंबर को कंफर्म हो गया कि जी वो ओमिक्रॉन का पेशेंट है। इसके बाद एक और केस हमारे पास रिपोर्ट किया गया, जो यूके से हमारा कोई आया था ट्रैवलर, और वो यहाँ कराची में स्टे करा था और वहां पे वो डिटेक्ट हुआ कि वो ओमिक्रॉन का पेशेंट है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में अब सोच लें कि 8 दिसंबर से ऑनवर्ड्स कितने ज्यादा केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं हर हमारे सिटी वाइज। तो यस, ओमिक्रॉन का देखा गया है कि यस वो रेशो जी इंक्रीज हो रहा है। हमारी पब्लिक बहुत रिलीफ पर है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे प्रिकॉशंस जो है वो खत्म हो गए हैं। लोग समझ रहे हैं कि अब वो जो कोविड का टाइम था वो खत्म हो गया, हर चीज नॉर्मलाइज हो गई है, लेकिन वो प्रिकॉशंस लेना अभी लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर जो है हमारा कुछ भी जो है वो ये सिचुएशन जो है वो कंडीशन कंट्रोल नहीं हो सकती। बिकॉज इसी तरह डेल्टा भी था, इसी तरह सारे बीटा अल्फा भी वेरिएंट्स थे, जिसमें शुरू में लोगों ने बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिखाई और फिर आखिर में जाकर उसने बहुत डिस्ट्रक्शन दिखाया। तो जी इस पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। डॉक्टर अशरफ साहब, ये बताइएगा सर, जो इंडिविजुअल्स हों या इदारे हों या हुकूमत हो, सर ये जो एक ब्रेक आदत है, हम एसओपीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं और फिर हमें नए सिरे से कैंपेन करना पड़ती है। मीडिया अपना रोल निभाने की कोशिश करता है, डॉक्टर्स बार इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है सर, कि अब जब देख लिया हमने कि जब तक इसके वेरिएंट्स खत्म नहीं हो रहे तो हमें ये एहतियात करते ही रहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूँ और आप जानते हैं कि डे 1 से हम जोर डाल रहे हैं, और एक चीज आप दोस्तों के तवज्जुह से जो पावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वी हैव टू लिव विद इट। इट इज नॉट वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, नाउ वी हैव टू लिव विद इट। तो उसके साथ रहने के लिए जब भी मेरे दोस्त कह रहे थे कि मास्क का इस्तेमाल और प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल, भले ये कोई सा वेरिएंट भी हो, तो उसके अंदर मास्क का इस्तेमाल जो तो हमें सही किस्म का वो लगाने की जरूरत है। और वेरी राइटली बीन सेड कि वेंटिलेशन इज बेटर, और पाकिस्तान के घरों के लिए जो उन्होंने फरमाया कि सर्दी है और सर्दी के अंदर शायद नहीं खोना चाहिए, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी, अगर वो मुझे इजाजत दें तो गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर घर को आप 2 या 3 दफा वेंटिलेट करवा लें, वेंटिलेट मीन बाय कि एक दफा खिड़कियां खोली, हवा का एक दफा अंदर से असर चला गया, तो वैसी सेहत के लिए बड़ा बेहतर है। और मोर ओवर कि आज के हालात के अंदर जब हम समझते हैं कि हमारे साथ कोविड-19 का जो है अभी असर आ रहा है, आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे साथ जो हमें पहले करना चाहिए और हमें कंटिन्यूटी कर रखनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा है नहीं है। और उसकी वजह जो मैं मतलब हमारे हुकूमत के दोस्त बैठे हैं, इसके लिए मैं हत्तुल-निसा कोशिश करता हूँ कि क्रिटिसाइज ना करूं, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा बनता नहीं है कि उनके हम हुकूमत को नहीं सर, हुकूमत का तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। अच्छा, मैं समझा ये मैंने बड़ा आगे होकर देख रहा हूँ कि राना जवाद साहब के नाम के साथ नीचे कहीं कोई हुकूमती तर्जुमान तो नहीं लिखा गया। मैं परेशान हो गया था, या उनके पास कोई जो है वो मुशीर तो नहीं बना दिया उनको हेल्थ का? कोई नहीं है सर, अपने ही है सारे। जी जी दैट्स फाइन। तो मैं इसके बारे में बड़ा कंफर्टेबली, बिकॉज मेरा अकीदा ये है कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है हमेशा गवर्नमेंट ही हुआ करती है, द स्टेट इज द रिस्पॉन्सिबल। और उसके हवाले से मतलब चीजें जो है, इतने हाफ पेज के इश्तिहार लग रहे हैं कि हमने हेल्थ कार्ड दे देना पूरे अखबारों के अंदर,
लेकिन कोविड के अंदर मार्च वाई के प्रेस रिलीज के अलावा हम किसी किस्म का कोई वो प्रोपोगेंडा करते ही नहीं है, या प्रोपोगेट नहीं करते, लोगों की अवेयरनेस नहीं देते। तो मेरा ये मानना है कि इसके साथ जो हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए थे, जो हुकूमत के अपने फराइज हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं कर रही। मैं मतलब पहले भी डे वन से हम एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इनके ऊपर तनकीद में रहे कि जब ये पहले हमारे साथ फरवरी मार्च के अंदर और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर की, और आज भी जब हम इनके ऊपर शोर डालते हैं कि खुदारा अपने एयरपोर्ट्स को जो है कंट्रोल करें। एयरपोर्ट्स के ऊपर अभी भी देयर इज नथिंग अबाउट कि आप मतलब 72 आवर्स से ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कोई सर्टिफिकेशन आपके साथ है या नहीं है, बिल्कुल वैसी है। वहां जब ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो लोग बेचारों को इतने मतलब मसाइल हैं कि जी आपके पास ये पेपर नहीं है, और पाकिस्तान अथॉरिटीज ने ये पाबंद किया हुआ है कि ये हो। जब यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं नोबडी बॉदर्स अबाउट इट। इसी तरह से फिर हमने मतलब रैपिड टेस्टिंग के लिए कहा था कि फिल फॉर रैपिड टेस्टिंग, कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर ये शुरू कर दी गई है। तो रैपिड टेस्टिंग जो है एंड इट इज ऑन द बॉर्डर्स, नॉट ओनली द एयरपोर्ट्स, या जो भी हमारे साथ आने के रास्ते हैं उनके ऊपर ये जरूरी है कि हम उनके लिए ये रखें। मैं आपसे एक चीज शेयर करूं कि कोविड-19 जब से ये आया है, ये जो हमारी नई वेरिएंट आई है ओमिक्रॉन के लिए, कि ओमिक्रॉन जो है उन लोगों के लिए अभी भी खतरा होगा जिनके पास अंडरलाइन कोई ना कोई डिजीज हो। अगर मतलब नींद आई कि किसी गुर्दों का है, किसी को दिल का है, किसी को फेफड़ों की ऐसी कोई बीमारी है, क्रॉनिक एलिमेंट्स वहां पे मौजूद है, तो उन लोगों के लिए खतरा वैसी है जैसा कि डेल्टा के लिए होगा। इस इन्फेक्शन के लिए कि बैन ही जैसे हम समझते हैं कि अगर किसी को जुकाम नजबादी हो गया और उसकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज है, और प्लस उसके साथ कोई ना कोई ऐसी क्रॉनिक एलिमेंट्स चल रही है, तो वो खतरा वैसे ही है। एंड द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर द ओमिक्रॉन। और बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे राना साहब ने कि इसके लिए अभी हमें देखना होगा, आल्दो के प्राइमरी हमारे पास यही अच्छी खबरें हैं कि इसके लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा था। तो फैलता ये तेजी से है, एंड हु नोस के जाके आपके लंग्स। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे मैं डॉक्टर अशरफ साहब और करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बात अब हुकूमत की चल निकली है। तो सर, इनसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ कुछ सैकड़ों मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 ही लोग थे जिनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि ये कुछ कर जाएंगे। ब्रांडिंग बड़ी अच्छी की थी। एक असद उमर साहब थे और दूसरे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा थी। अगर एक्सपर्ट्स भी इन चीज़ों को करने में नाकाम है तो सर मसला कहाँ पे है? चले एक तरफ तो हम कहते हैं जी IT की मिनिस्ट्री आपने ऐसे बंदे को दे दी जिसका IT का बैकग्राउंड नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सेहत के हवाले से हम इनकार तो नहीं कर सकते उनकी एक्सपर्टीज को। तो सर ये बुनियादी मसला वैसे कहाँ पे लगता है आपको? अब थोड़ा सा क्योंकि पॉलिटिकल मैं आपके एक माइंड सेट की बात है, उस प्लानिंग और उसके अंदर इट इज नॉट द डॉक्टर यास्मीन राशिद या मिनिस्ट्री के अभी फैसल सुल्तान साहब बैठे हैं। आई एम श्योर कि ये दोस्त एडवाइजरी में ठीक बातें कहते होंगे, बिल्कुल कहते होंगे। जब भी ये तकनीर की ABC शुरू करते हैं, दे स्पीक अबाउट ऑल दोस थिंग्स जो कि हम आपके साथ बैठ के, राना साहब के साथ बैठ के हम जो बातें कर रहे हैं, ये सारी बातें यही कहती हैं। लेकिन अब ये फंडिंग और इस सारी प्लानिंग की खातिर आके जब NCOC ने बैठ के ये फैसले करने, और आपने पिछले दिनों देखा ना छुट्टियों बच्चों की खातिर दिया, हाँ जी, NCOC ने और कहा, और एक पेज पे नहीं है, छुट्टियों की एक पेज पे वो नहीं आते हैं। तो दिस इज द कंसर्न कि हुकूमत की प्रायोरिटीज के अंदर ही नहीं है। मतलब ज्यादा पॉलिटिकल ना हो जाए कि अभी वो KPK के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी आपके दोस्तों की हुकूमत पीछे हो गई है, तो अब हुकूमत की खातिर जी हमने नुमाइंदे अच्छा नहीं किए थे, फलाना नहीं किया था। सो दे हैव द जस्टिफिकेशन फॉर ऑल दैट। और जो मैंने आपसे अर्ज किया कि अब अगर ये पैसे ये निकालने हैं तो हुकूमत है और इनकी प्रायोरिटीज और हैं। प्रायोरिटीज जब और होती हैं कि हर चीज को पॉलिटिकली देखा जाएगा कि हमें कहाँ पे जाके ज्यादा वेटेज मिलेगी। जैसे पहले हमारे दोस्तों ने यहाँ पे अंडरग्राउंड की बजाय ऊपर उठा के बसें लाहौर शहर के अंदर निकाल दी, जंगला बसें निकाल दी, ताकि लोगों की नजर के सामने रहना चाहिए, जिस वॉज के नजर आना चाहिए। तो ये जो अप्रोच है, मैं समझता हूँ ये अप्रोच बड़ी फ्रोई सी होती है, और ये फ्रोई अप्रोच है जिसकी वजह से हमारे मसाइल आके निकलते हैं और बनते हैं। और यही इसी के लिए कि जब लोगों को मतलब एक अवेयरनेस कंपेन की खातिर देने की जरूरत है, तो वो हुकूमत जो नहीं कर रही, मेरा जाती ख्याल है, मतलब आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस इशू, कि इसके लिए जो मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद का उसमें करते थकते ने कथित तौर पर ऐसा नहीं, शी वुड लाइक इसके बारे में रिपीटेडली हमारे प्रोग्राम हो, हमारे पास जो TV के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन। और शुरू में मैं जब ये आया था कोविड, और दुनिया के अंदर ऐसा हुआ कि जब भी खबरनामे है उससे पहले मतलब वॉलंटियर तौर पर इन्होंने किया, मतलब TV चैनल्स ने और रेडियो और जितने FM चैनल्स थे, कि दे यूज्ड टू स्पीक अबाउट अवेयरनेस की खातिर कि आप ये करें, आप इतने हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वेंटिलेशन के ये वाले काम करें। तो ये उन्होंने किया था। अब इन सब चीजों को फैसिलिटेशन जो करने के लिए वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ही है, एंड इट इज नॉट ओनली द हेल्थ डिपार्टमेंट, दिस इज इंटायरली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जिन्होंने ये सारी चीजें करनी है। और जो आपकी वजारत इत्तलात और नशरियात है, ये वजारत इत्तलात और नशरियात है जिससे ये सारी चीजें करनी होती है।
लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त होता है जब आपके कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव एक्शंस होते हैं। तो हुकूमत के अंदर मेरी जाती राय के अंदर भी ऐसी कलेक्टिव एक्शन का तो मतलब कभी तौर पर नजर नहीं आता। विजडम के लिए मतलब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मतलब ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की हॉल की जरूरत है। सर बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, वक्त दिया आपने और आपने इस पे जो है वो बात की। मतलब डॉक्टर जवाद साहब, सर आप माशाल्लाह जितना आप रिसर्च करते हैं, दुनिया भर के आर्टिकल्स खुद लिखते हैं आप, सर ये कोई इससे हमारी कोई परमानेंट जान छूटने के कोई आसार नजर आ रहे हैं आपको, या हमने इसी में सर्वाइव करना है, इसी के मुताबिक खुद को ढालना है? देखिए, अगर हम पुरानी जो पेंडेमिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और ये याद रखिए ये कोई 1918 के बाद ये पहली पेंडेमिक नहीं आई जिसने हमें तकलीफ में डाला। इसके दरमियान में भी 3-4 ऐसी आई हैं जिसमें लाखों लोग हलाक जरूर हुए हैं, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं फैली, इस लेवल पे उनका शोर नहीं मचा। और उसमें से एक आखिरी आपको याद करा दूं कि वो H1N1 थी, जिसे स्वाइन फ्लू की भी हम पेंडेमिक कहते थे, 2009 के अंदर आई थी और शुरू में काफी ज्यादा इसी तरह खौफ व हरास पैदा हुआ था। तो अगर हम पिछली सारियों का तजिया करें तो ये हमें पता लगता है कि कुछ अरसे बाद ये वायरस का जो भी होता है ये उसको इस लेवल पे आ जाता है कि जिसको ये इन्फ्लुएंजा, जो मतलब इन्फ्लुएंजा की जो पेंडेमिक्स है पुरानी या जिसके वायरस आते थे, तो उसको फिर आपको जो इंजेक्शन मिलता है उसके अंदर शामिल कर दिया जाता है और जो रूटीन का, और उसमें उतना ज्यादा जरर भी नहीं रहता। तो तवक्को यही है कि ये अब 2022 के अंदर ये रहेगा तो सही, लेकिन आम लोगों के लिए शायद, और जब आम लोग तो मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन सेहतमंदों के लिए शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्ग और बीमार लोग इससे वनरेबल रहेंगे, जिस तरह वो आज भी इन्फ्लुएंजा के वायरस से वनरेबल होते हैं। और आपको पता है कि वो ये भी हर सीजन के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग दुनिया में हलाक होते हैं इन्फ्लुएंजा के वायरस से। तो ये उस तरह की सिचुएशन होगी, और मेरे ख्याल से जो हमने सख्त वक्त था वो गुजार लिया है, लेकिन जब वेरिएंट्स आने शुरू हुए हैं इसकी से सिर्फ डर ये है कि कोई ऐसा वेरिएंट इसका ना बन जाए जो बूढ़ों को छोड़ के नौजवानों की तरफ हमला कर दे। और स्वाइन फ्लू जिसका मैंने जिक्र किया है वो एक्चुअली 65 साल के बड़ी उम्र वाले लोगों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं था, और 80% अमवात नौजवानों में और 65 साल से कम उम्र के लोगों में हुई। तो ये शिफ्ट होती रहती हैं चीजें। तो लेट्स होप कि 2022 हमारा एक बेहतर साल आए और हम इससे फाइनली निकले। रहेगा तो सही, लेकिन और ये मुश्किलात भी पैदा करेगा, लेकिन बड़ी आबादी के लिए ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ डिजीज हो जाएगी। और उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि अब आपको एंटीवायरल इसकी जो दवाइयां हैं, जिस तरह एंटीबायोटिक्स होती हैं उस तरह वो एंटीवायरल दवाइयां भी आनी शुरू हो गई हैं मार्केट के अंदर। अभी उतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा रास्ता है कि एक तरफ आपके पास वैक्सीन होगी, और अगर वैक्सीन जहां पे नाकाम होती है वहां पे आपके पास एक दवाई होगी, कैप्सूल है जो आप खा लेते हैं जिस तरह आप बीमार होते हैं। तो ये इसकी प्रोजेक्शन है, और होपफुली अगले साल के अंदर हम इससे काफी हद तक निपटने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर कैसर सजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ओमिक्रॉन के हवाले से अब जितना, मेरा ख्याल ये कहना गलत नहीं होगा कि जितना ये कौम तजुर्बाकार हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने में हम कामयाब होंगे, या कहीं खुदा न खास्ता से वैसी सिचुएशन नजर आएगी जैसे हम माजी की जो वेव्स हैं उसमें देखते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी एक इशू आ रही है कि मेरी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही है, अगर इसको कंट्रोल कर लिया मैं वो टेक्निकल टीम से गुजारिश करता हूं जी, प्लीज प्लीज थैंक यू। देखिए ओमिक्रॉन जो है, मैं समझता हूं कि जो हम इतने दिनों से देख रहे हैं, तकरीबन महीने से ज्यादा हो गया है, तो आई थिंक ओमिक्रॉन इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना कि डेल्टा वायरस दोबारा। मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा चले, मैं ड्रॉप करवा के दोबारा कॉल करता हूँ, मैं उससे बेहतरी जो है वो आ जाएगी। डॉक्टर सलमा साहिबा, वैक्सीनेशन के हवाले से आपने पिछले तंग में कुछ फैक्ट्स बयान किए हैं। अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जिसको वैक्सीनेशन लगनी है। हुकूमत जिस तरह से इसके ऊपर हमने देखा कि एक्सपो सेंटर के अंदर बड़े बेहतरीन इंतजाम किए, जैसे कैंपेन्स की, जिस तरह से फ्री के अंदर सबको जो एंटरटेन किया गया, कहाँ पर कमी और किससे कमी रहेगी कि अभी तक लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे?
आई थिंक अभी फिलहाल हम जो अपनी पूरी पब्लिक में देख रहे हैं, खुसूसन तौर पे लोगों के अंदर वो अवेयरनेस इंकरेजमेंट नहीं है। अब जैसे आप देखें कि स्मॉग आया तो लोग उसी तरह बाहर निकल रहे थे, डेंगू आया तो वही लोगों के कोई खास उसमें कोई प्रिकॉशंस नहीं थे। हाँ, मैं ये बात कहूंगी कि उस टाइम पे स्टार्ट में कोई अवेयरनेस नहीं पहुंचाई गई थ्रू दी गवर्नमेंट टू दी पीपल। अब आहिस्ता आहिस्ता जब केसेस रिपोर्ट हुए हॉस्पिटल्स में, जब मलेरिया डेंगू के पेशेंट्स रिपोर्ट होने शुरू हुए, तो फिर लोगों ने जो है आवाजें उठाई कि जी अब जो है वो डेंगू की कोई प्रिकॉशंस टीवी पे भी चला दे, कोई कैंपेन टीम चले जाए शहरों तक। फिर वही बात आ जाती है कि हमारी आवाम तक पहुंचने के लिए अब वैक्सीनेशन के अगर हम अमाउंट्स रख देंगे तो लोग वहां तक उनकी रसाई नहीं होगी। मैंने बहुत जगह पे सुना कि जी पेड जो है वो वैक्सीनेशन लग रही हैं। अभी बहुत टाइम बाद सुनने में आ रहा है कि बूस्टर जो है वो फ्री लगेंगे तो लोग थोड़े से इंकरेज हो रहे हैं। आई थिंक डोर टू डोर अगर हम ये अवेलेबल कर दें सर्विस अपनी, जैसे मैंने पहले भी बात की है कि अगर वो लोगों तक पहुंच जाए, हमारे हेल्थ सेंटर्स तक या हमारे उन सेंटर्स तक जहाँ पे लोगों की रसाई हो, तो वो ईजी एक्सेस हो जाता है। और ये बूस्टर्स तो ऐसी चीजें, स्कूल्स अगर खुल गई हैं तो स्कूल्स में अगर लगा दिए जाएं, जैसे कि आपको याद होगा रुबेला के और मीजल्स के बड़ी अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने उस टाइम पे स्कूल्स तक जो है ना बूस्टर्स वगैरह और लगाने शुरू किए थे। इसी तरह अगर इसका अमल भी कर दिया जाए तो वो बच्चों बड़ों जो भी जिनकी एज में बूस्टर्स लगाने की अब आ गई है टर्न, वो वहां तक पहुंच सके। दूसरी चीज ये कि मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन से ज्यादा प्रिकॉशंस की बात जो हम अभी बार बार कर रहे हैं और शुरुआत में भी हमने की इस बात के बारे में बात, बिल्कुल जरूरी है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं बच्चों के साथ बड़ों के साथ, हम अपने मास्क को, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग को का ख्याल रखें। अभी भी लोग वही शादियों में वही जो है वो गले मिल रहे होते हैं, उसी तरह से वो बैठ रहे होते हैं, कोई हाथ धोने का कोई वो नहीं है स्टेप जो एक कहा गया था कि सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। आई थिंक लोगों को अभी भी वो रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए हाउस और इवन अपनी ऑफिस के अंदर। वही डिस्टेंसिंग या हाफ जो आपके अगर स्टाफ है उनको कर दिया जाए तो उस तरह से हम इस चीज का फैलाव जो है उसे रोक सकते हैं। तो जो पहले भी हम वर्क पे जाते थे और बहुत जगहों पे हमने देखा था कि लोगों के दरमियान हाफ डे जॉब्स कर दी गई थी या शिफ्ट्स में लगा दी गई थी, रोस्टर्स क्रिएट कर दिए गए थे, वो इकदाम उठाने की अभी जरूरत है। और साथ साथ वैक्सीनेशन को इतना मैंडेटरी कर दिया जाए, जैसे पहले फ्यूल नहीं दिया जा रहा था, ट्रैवलिंग पे बैन कर दिया गया, उस तरह से लोग जो है वो सीरियस होंगे इस तरफ। तो आई थिंक ये एक्टिवेशन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए लोगों तक। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर कैसर सजाद साहब से रब्ता करके उनसे भी हम बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात की जा रही है कि स्पेसिफिक वैक्सीनेशन जो है वो ओमिक्रॉन के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, तो इस पर कितनी हकीकत है इसके ऊपर बात करें, क्योंकि माजी में हमने जितनी भी इस पर बात की हमने यही सुना है कि जो वैक्सीनेशन है वो जो भी अवेलेबल है वो आप लगवाएं, उसका आपको फ़ायदा होगा। एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। शाम हो और तेरा साथ हो, खिल जाए मन ऐसे, चाय और कैफे हो हम सफर जैसे, यारी की ताल पर नाचे दिल झूम कर, हो जुदा ये कैसे, चाय और कैफे हो हम सफर जैसे, प्रीत का पंछी जागे, जुड़े हो जैसे धागे, प्यार की लहर से, चाय और कैफे हो हम सफर जैसे। पूरे पाकिस्तान को चाहिए चाय और चाय को चाहिए मेफेयर कैफे। इसका खताई स्टाइल, क्रंच और मिठास बनाए मेफेयर कैफे को चाय का हम सफर। चाय और मेफेयर कैफे हो हम सफर जैसे। आपका हकीकत है, हम आपके ख्वाबों को हकीकत देते हैं, तो अभी सिर्फ फाइल्स नहीं, अपने प्लॉट पर पोजेशन हासिल करके ख्वाबों को ताबीर दें। आप बिस्मिल्लाह करें, हम आपके साथ हैं। सुप्रीम सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय बिस्मिल्लाह डेवलपर्स। एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशंस ओपन। स्मोक की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिका इदारे मसरूफ अमल, आप भी उनका साथ दें। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट हरगिज न जलाएं, गाड़ियों की बर वक्त ट्यूनिंग करवाएं, फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगवाएं और भट्टाजात को सिर्फ जिगजैग मेथोडोलॉजी पर चलाएं। मोटरवे पर सफर के लिए अपनी गाड़ियों पर एम टैग लगवाएं। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें, मास्क जरूर पहने। आए स्मोक का खात्मा मुमकिन बनाएं। दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज।
और मेफेयर फ्रूट गाला। मैं तो वेट ही करती रहती हूँ। And you spend the whole Sunday with your friends. You know them यार। दानिश, नाइट गोल्फ का प्लान बनाए, भाभी से कोई भी बहाना करके निकल आ। जाएं, आपके फ्रेंड्स आपका वेट कर रहे हैं। और तुम? जाएं ना, वीकेंड एंजॉय करें। यकीन नहीं आ रहा ना? ये ट्रस्ट बनता नहीं, बनाना पड़ता है। जब से दानिश ने आयजा को लेक सिटी में घर लेकर दिया है, आयजा के लिए बाकी सब कुछ मीनिंगलेस सा हो गया है। क्योंकि लेक सिटी में सेपरेट गेटेड कम्युनिटीज, ह्यूज मेन बुलेवार्ड्स, lush green landscapes, majestic lakes, golf course, parks, secured open spaces, shopping mall, cinemas, restaurants, dancing fountain, schools, exceptional healthcare and connectivity. और यहाँ की नाइट लाइफ ने कर दिया है दानिश की लाइफ को बेहद आसान। लेक सिटी, बियॉन्ड लग्जरी। द सैवी स्कूल, पाकिस्तान का पहला 7-स्टार स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. चॉकलेट का समंदर, बास्केटबॉल के अंदर, असली जादू मंतर। समंदर के अंदर एक येलो सबमरीन, और येलो सबमरीन है इनका घर। WOW, वाव, सबका जाओ, सबका जाओ, ये है मेफेयर वाव, सबका जाओ, सबका जाओ, ये है मेफेयर वाव। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, सर मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया आपकी ऑडियो के हवाले से, तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा था, तो सवाल बिना तौर पर मैंने किया और आप उसको रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे कि ये जो अभी हालिया वेव है ओमिक्रॉन, इसको कंट्रोल करने के हवाले से सर आप समझते हैं कि इंशाल्लाह इसको हम जल्द कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी हद तक चीज़ों को जान चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रॉब्लम जो है ना ओमिक्रॉन का नहीं है। मैं समझता हूँ कि ओमिक्रॉन जो है वो अब तक 1 महीने से ज्यादा हो गया इसको डिटेक्ट किए हुए, साउथ अफ्रीका से जो 11 नवंबर को डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद से मेरे ख्याल में इसकी ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होती है और बताया यही जा रहा है, लेकिन अब तक 2 लोग दुनिया में इंतकाल कर चुके हैं। इतनी ज्यादा कोई इशू नहीं है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। और डेल्टा वेरिएंट जो है मैं समझता हूं कि वो दोबारा भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा बिहेवियर है, हमारा सारा रूटीन का काम शुरू हो चुका है। सब लोग अपने अपने कामों में, हमारा पाकिस्तान में सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें रूटीन की चल रही हैं। मार्केट भी, रेस्टोरेंट भी, शादी और सब चीजें, गैदरिंग भी हो रही है हर तरह की। और लोग जो है बिल्कुल इस तरह से गले मिलते हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। लगता है जैसे पाकिस्तान से कोरोना का एब्सोल्युटली खात्मा हो चुका है और देयर इज नो मोर कोरोना इन पाकिस्तान। जो कि मैं समझता हूं कि आगे चल के शायद हमें 5th वेव जो कि ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा वेरिएंट का करना पड़े। तो करना ये चाहिए, मेरे ख्याल में हमें समझना है कि चाहे कोई भी वेरिएंट आ जाए, बजाय ये कि हम वेरिएंट्स के पीछे भागे हैं, हमें जो बॉटम लाइन बताया गया है एक ही चीज है कि जी हमें एसओपीज पे अमल दरामद करना है, एसओपीज को फॉलो करना है। और चूंकि अब हमारे पास वैक्सीन आ गई है तो हमें वैक्सीनेट कराना है अपने आप को, अपने साथ जितने भी घर के लोग हैं या दुकानदार हैं, तो जो भी वर्कर्स हैं, सबके सबको वैक्सीनेट कराया जाए। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट होंगे उतनी हमें चांसेस होगा कि हम कोरोना से निजात हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं हम, तो देखिए फिर मैं तो ये देख रहा हूं कि
जो इस वक्त रवैया है हमारे यहाँ लोगों का, अगर यही रवैया रहता है तो शायद 2-3 हफ्तों में अल्लाह ना करे कि हमें 5वीं वेव का सामना करना पड़े और फिर हम वही सारी बातें कर रहे हों लॉकडाउन की और अपने आप को घर बैठाने की। तो बेहतर यही है, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तो मेरी रिक्वेस्ट आवाम से भी यही है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तवज्जुह से, कि खुदारा SOPs पे सब काम करें, जो भी चल रहा है सारा कुछ, स्कूल, तालीमी इदारे, शादी ब्याह, गैदरिंग, मार्केट, सब करें, लेकिन मास्क के साथ करें, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें और वैक्सीनेट कराएं। अगर ये सब चीजें चलती रहती हैं तो बहुत अच्छा होता है। और हुकूमत से मेरी दरखास्त ये है कि पता नहीं मुझे कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद है कि नहीं सर, हुकूमती नुमाइंदा नहीं है। हुकूमत को चाहिए, जो हम डे 1 से कह रहे हैं, कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए। ये जो एक ऐलान हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि ये करना है, सूबाई हुकूमत उसको नहीं करती है या वो पहले कर देती है, तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी बात ये है कि देखें, एक कानून साजी करें, बहुत अरसे से हम कह रहे हैं, एक कानून साजी करें कोरोना के ऊपर और उस पर अमल दरामद करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसके ऊपर फाइन करें, SOPs को जो फॉलो नहीं करता उसको फाइन करें, उसको कोई ना कोई पनिशमेंट दें। इसी तरह से जितनी भी है, पहले बीच में हुआ था कि जी रेस्टोरेंट्स में, बाजार में, कहीं पर भी शादी हॉल में वो चेक किया जाता था कि सर्टिफिकेट, आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट मौजूद है कि नहीं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। हर आदमी जिधर चाहता है जाता है, कोई चेक नहीं करता है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये इसकी ट्रांसमिशन को रोका जाए और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासकर जो UK और जहां जहां ये ओमिक्रॉन और दूसरी केसेस जो बढ़ रहे हैं, उनके तमाम जितने पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बॉर्डर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब पे प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ताकि जितना हो सके आप जो कोरोना वायरस में, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो, उसकी एंट्री को रोका जाए। और यकीनन हम पहले भी कहते रहे हैं कि बार बार हम ये कहते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक इलाज तो मौजूद नहीं है। गो के डॉक्टर हजरात बहुत ज्यादा अब इसके अंदर नॉलेज उनको मिल चुकी है, आवाम को भी इस हवाले से बहुत नॉलेज मिल चुकी है, लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि हमें बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि 2022 जो है हमारे लिए कोरोना फ्री साल हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए हमें हर आदमी को अपना जो है किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर हर आदमी अपना किरदार अदा करेगा तो शायद हम इस बीमारी से निजात हासिल करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तक 80-85% लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगा लेंगे, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी, हर जगह पे। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो वैक्सीन अभी 25% लगी है, बकौल हुकूमत के स्टेटमेंट के जो पूरी कंप्लीट वैक्सीन जो है वो 25% लगी है। तो ये बहुत कम तादाद है। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी पाकिस्तान में लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, उतनी जल्दी हमारा कोरोना से पाक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जवाद साहब, सर ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से कुछ बात पाई जा रही है कि किसी खास किस्म की वैक्सीनेशन ओमिक्रॉन के लिए बड़ी फायदेमंद है, इसमें कोई हकीकत है या नहीं सर? नहीं, और उसके अंदर एक्चुअली मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट्स के खिलाफ मुख्तलिफ तरीकों से रद्द-ए-अमल देती है। तो इस वजह से हमारी शुरू से रिकमेंडेशन है कि जोन सी भी वैक्सीन आपको मिलती है वो लगवा लें। अब जो पाकिस्तान जो अमेरिका या यूरोप के अंदर लगवाई जा रही थी वो फाइजर है और बड़ी वो मौसर रही है, मॉडर्ना है, और एज कम्पेयर टू चाइनीज वैक्सीन जो स्ट्रगल करती हैं 60-70% के ऊपर प्रोटेक्शन के ऊपर। लेकिन जब ओमिक्रॉन आया है तो बेसिकली इसने अभी तक जो डेटा आया है फाइजर को, मॉडर्ना को ज्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि वो जो जिस स्पाइक के खिलाफ वो वैक्सीन काम करती हैं, तो वायरस का ये जो वेरिएंट है उसमें चेंजेस ले आया है और इस वजह से वो उनका मौसर होना कम हो गया। लेकिन इसके बावजूद वो वैक्सीन का भी अगर तीसरी डोज लग जाए, जिसे बूस्टर डोज कहा जा रहा है, तो वो काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा साइनोफार्म, साइनोवैक जो चाइनीज इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन हैं, वो किसी खास प्रोटीन को टारगेट नहीं करती, वो पूरे वायरस को टारगेट करती हैं। तो अगेन इसके ऊपर डेटा नहीं है, लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन में हमारा तज्जिया ये है
कि क्योंकि ये एक खास हिस्से को टारगेट नहीं करती, तो ये जितने भी फीसद 60%, 70% मौसर थी यानी कि कम मौसर थी, इनकी मौसरियत, इनके मौसर होने में बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी, क्योंकि ये इन्होंने उस प्रोटीन को टारगेट नहीं किया हुआ। लेकिन ये वेरिएंट आते रहेंगे, और जिस तरह अभी डॉक्टर कैसर साहब ने बताया है कि अगर हमने दुनिया में इस पे काबू ना पाया, और बेशक अपनी आप पॉपुलेशन को वैक्सीन, दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन लगवा लें, लेकिन बाकी मुल्कों में अगर ये वायरस फैलता जा रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इवेंचुअली नए नए वेरिएंट निकलेंगे जो आपकी जो प्रोटेक्शन होगी वैक्सीन की उस वक्त की, उसको गैर मौसर कर देंगे। अभी आपको ये सिर्फ खबर दे दूं कि कल इसकी इतला आई है या खबर आई है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा साइंसी इदारा एक ऐसी वैक्सीन की तैयारी के करीब पहुंच चुका है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी मौसर है, और उसके बनाने का तरीका ऐसा है कि उसको आने वाले वेरिएंट से इतना ज्यादा शायद असर ना पड़े। तो वॉल्टर रीड जो उनका बड़ा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से ये खबर आई थी। उसके साथ जो दूसरी वैक्सीन्स हैं, उनके जो मालकान है, जिस तरह मॉडर्ना है, वो भी एक अपने अपडेटेड वर्जन्स ला रहे हैं जिसमें वेरिएंट्स को के लिए जो उस वक्त तक मौजूद है उसका तोड़ शामिल होगा। तो ये एक प्रोसेस चलता जाएगा। जिस तरह इस वक्त 2 एंटीवायरल मेडिसिन आ चुकी हुई है, एक मर्क की, एक फाइजर की, और उनमें से एक 90% अगर आप वक्त ज्यादा बीमारी से पहले मरीज को दे दें तो उसको शदीद बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, और मुख्तलिफ उनकी लेवल्स हैं प्रोटेक्शन के। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो इस तरह के मुख्तलिफ तरीकों से चलते जाएंगे, और उसके साथ अगर हम सीरियस हो जाएं अपने आप को बचाने के लिए, उस वक्त तक जब तक ये हमारे पास मौसर हथियार हमारे मुल्क में मौजूद नहीं होते, तो ये इससे हम बच सकते हैं। और हमें जिस तरह बाकी डॉक्टर साहिबान ने बताया है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, हमें वेंटिलेशन करनी पड़ेगी, हमें मास्क लगाना पड़ेगा, हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी। ये चारों काम आप कर ले तो कोई से कोई बड़ा वेरिएंट भी आ जाए तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। और मैं लोगों को याद दिला दूं कि चाइना ने इस बीमारी पे काबू वैक्सीन के आने से पहले पाया है। वियतनाम के अंदर इस बीमारी पे काबू वैक्सीन आने से पहले उन्होंने पाया है। इस तरह बहुत सारे और ममालिक हैं जिनके पास अभी वैक्सीन तो आई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसकी ट्रांसमिशन को कम कर दिया। तो जो ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ मेजर्स जो हमने अभी आपको बताए हैं सारे डॉक्टर्स ने, वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट करेंगे इररिस्पेक्टिव के जब तक आपको वैक्सीन मिलती नहीं है, या अभी आपका नंबर नहीं आता, या आपका मौका नहीं आता, तो उस वक्त तक ना सिर्फ खुद महफूज रहे, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सलमा, ये बताइएगा कि जहाँ बहुत सी रिसर्च हो रही है वैक्सीनेशन के हवाले से, अब किस एज ग्रुप तक रिकमेंडेड है वैक्सीनेशन? बच्चों में किस हद तक जो है वो हम किस एज ग्रुप तक जा सकते हैं? हामला खवातीन के हवाले से क्या गाइडलाइंस हैं? अच्छा जी, मैं अभी एक बात का कंटिन्यूएशन करके फिर आपकी जवाब बात का भी दूंगी। मैं अभी बिल्कुल फौरन एक आपसे न्यूज़ शेयर करूं जो कल पब्लिश हुई है। डेनमार्क की एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जो इन्फेक्शियस डिजीज का एक इंस्टीट्यूट है, स्टैटन सीरम इंस्टीट्यूट करके है नाम है उसका। वहां पे एक रिसर्च पब्लिश हुई है जो उन्होंने 3 मिलियन लोगों के ऊपर की है, और उसमें उन्होंने ये गैदर किया डाटा कि वो लोग जिन्होंने अपना 3rd डोज यानी कि जो अपना तीसरा डोज, कोई भी वैक्सीनेशन के बाद तीसरा डोज जो लगवाया फाइजर का या भी मॉडर्ना का, उन लोगों में देखा गया है कि ओमिक्रॉन के जो लेवल हैं इन्फेक्शन के वो कम हुए हैं, या वो लोग इन्फेक्शियस कम हुए हैं, असरअंदाज कम हुए हैं। अब ये इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर अभी कोई भी ऐसा कोई हमारे इर्द गिर्द कोई है ऐसा कोई इंसान है जिसको बूस्टर लगाने की जरूरत है, या उसे डर लगता है कि मैं कभी भी इन्फेक्शन में मुब्तला हो सकता हूं, तो उसके लिए हमने खुसरे तौर पे अभी आप ये सुन भी रहे होंगे कि वो लोग जिन्होंने 6 महीने पहले अपनी वैक्सीनेशन लगवा ली है, आइदर वो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, जो भी वैक्सीनेशन है, 3rd डोज ये रिकमेंडेड किया जा रहा है कि वो फाइजर और मॉडर्ना लगा ले। जब तक बिल्कुल बेशक तहकीक के मुताबिक बहुत सारी चीजें अब और वैक्सीनेशन भी आएंगी हमारे पास, लेकिन जब तक हमारे पास वो नहीं पहुंची है, हम लोगों को ये रिकमेंड कर रहे हैं और लोग लगा भी रहे हैं वैक्सीनेशन। इसकी खास रीजन ये है कि जो ये रिसर्च जिसके बारे में मैंने रेफरेंस आपको दिया डेनमार्क के अंदर जो हुई है, उसमें देखा गया कि ये लोग 5 महीने तक देखा गया कि उन लोगों में वो प्रोटेक्शन रहेगी, और फिर 5 महीने बाद वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी वैक्सीनेशन पहला दूसरा डोज लगवा चुके हैं, उसके बाद 3rd डोज मेक श्योर करें कि वो साइनोफार्म के अलावा या कि वो मॉडर्ना लगाएं या फाइजर लगाएं। इसका खास रीजन ये है कि उसमें दिखाया गया है कि 55.2%
फाइजर ने प्रोटेक्शन दी है उन लोगों के अंदर और 36.7% मॉडर्ना ने दी है, अगर वो लोग जो थर्ड डोज लगवा रहे हैं इस वैक्सीनेशन के साथ। तो आई थिंक अभी फिलहाल हम वेट तो डेफिनेटली करेंगे अपनी वैक्सीनेशन का जो ओमिक्रॉन के लिए बन रही है, और वो आएंगी तो ज्यादा इफेक्टिव होंगी, लेकिन वो लोग 5 महीने बाद या 6 महीने बाद वो लगवा सकते हैं वैक्सीनेशन। अब आपके सवाल का जवाब मैं दूं, अब फौरी तौर पे जो भी हमारी वैक्सीनेशन लग रही हैं, मैंने भी खुद भी अपने आप को फाइजर के से बूस्टर डोज करवाया हुआ है रिसेंटली। तो सबसे पहली बात वो यही आपसे पूछ रहे होते हैं कि आप जो है वो 50 एंड अबव होने चाहिए। तो अभी तो एजेड जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एट स्टेक होते हैं, उनकी मोबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, कोमोबिलिटीज में वो बहुत मुब्तला होते हैं, जिसमें वो डायबिटीज भी उनके ऊपर होता है या कार्डियक इशूज भी होते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्थ वर्कर वहां जाता है, जैसे कि मैं एक हेल्थ वर्कर थी, तो मैंने वहां पे अपना कार्ड शो किया और मैंने वहां पे अपने आप को वैक्सीनेट करवाया फाइजर से, तो डेफिनेटली वो आपको वैक्सीनेट करवा रहे हैं। लेकिन बहुत लोग अभी भी अपने प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर जाकर या बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर वो फाइजर को अपना बूस्टर लगवा रहे हैं। इसका एक खास रीजन ये है कि देखिए हम बात डेफिनेटली कर रहे हैं कि ये डेल्टा से थोड़ा बेहतर है, ये है, लेकिन जब चीजें हमें लाहक हो जाती हैं तो उस टाइम पे हम कोई भी चीज नहीं सोच सकते। तो अभी प्रोटेक्शन इज द मेजर आई थिंक वे टू कम आउट ऑफ दिस थिंग। तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को बूस्टर करवाएं, और अब तो क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तेजी से कर रही है, तो अब ये बताया जा रहा है कि जितने भी हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो 15 एंड अबव है वो तो लगवा ही रहे हैं अपने, लेकिन अभी एजेड लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो डेफिनेटली इसको अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। बिल्कुल ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर जवाद राना साहब आपका शुक्रिया, के सुजात साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर सलमा आपका शुक्रिया। एहतियात कीजिए अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। जैसे ये तो बात सिर्फ आपकी लोकेलिटी, आपके मुल्क नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की बात है। वैक्सीनेशन करवाइए, SOPs पर अमल करिए। डॉक्टर बार बार ये बात बता रहे हैं, यही एक हल है इससे बचने का। और ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा दुआ कीजिए कि अल्लाह अपना करम करे इंशाल्लाह, कि नया साल आने को है, तो उस नए साल के अंदर अल्लाह इस वबा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे इंशाल्लाह, आमीन। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुरमई शाम हो और तेरा साथ हो, खिल जाए मन ऐसे, चाय और कैफे हो हम सफर जैसे, यारी की ताल पर नाचे दिल झूम कर, हो जुदा ये कैसे, चाय और कैफे हो हम सफर जैसे, प्रीत के पंछी जागे जुड़े हो जैसे धागे, प्यार की को चाहिए चाय और चाय को चाहिए मेफेयर कैफे। इसका खताई स्टाइल, क्रंच और मिठास बनाए मेफेयर कैफे को चाय का हमसफर। चाय और मेफेयर कैफे।